नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज की कहानी वही है, कैनवस वाला भूत, जिसका पार्ट सेकंड एंड फाइनल है। तो कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सब बने रहिए कहानी के साथ। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं। पार्ट 1 में रितु की स्टोरी थी, जो कि ड्राइंग की स्टूडेंट है, बचपन से उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट था। तो कॉलेज से उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिस सिलसिले में वो एक लैंडस्केप बनाने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है, वो भी पेंटिंग बना रहा था। उससे एक ये पेंटिंग लेती है जो इसे बहुत पसंद आती है, तो उसे वो अपने रूम में लगाती है। लेकिन वो पेंटिंग सिर्फ उसे ही दिख रही थी, उसके घर वालों को नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो खाली कैनवस सबको दिख रहा था। उसमें एक फिगर था, एक राजाओं के जैसा कुछ ऐसा फिगर था, जो पुराना पेंटिंग थी, जैसे पुराने समय में बनती थी वैसी पेंटिंग थी। लेकिन वो किसी और को नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से उसी रात से उसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जिससे वो बहुत परेशान होती है। और उसी रात जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है तो अपने मम्मी के रूम में जाती है और रोते हुए वहीं पर सो जाती है। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो रात में वो सो जाती है और दूसरे दिन सुबह जब वो उठती है तो उसकी मम्मी पूछती हैं, बेटा क्या हुआ था? तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं रात में बहुत डर गई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, किचन में खाना पड़ा हुआ था, खाया हुआ। तो बोलती, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, और हो सकता है बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा हो जिस वजह से डर गई होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है घर में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी मम्मी इतना समझाती हैं तो वो सोचती है हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा रहता है, क्योंकि वो सो नहीं रही थी तो उसे डर तो लग ही रहा था, लेकिन मम्मी की बातों से थोड़ा सा उसे हौसला मिलता है। सोचती है कि हो सकता है मेरा ही भ्रम हो, और सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश करती है, जाती है भगवान के पूजा करती है मंदिर में अपने। और उसके बाद कॉलेज जाना था उसको, तो जल्दी से नाश्ता वास्ता करके कॉलेज जाती है। कॉलेज में ज्योति मिलती है, जो कि उसकी फ्रेंड है, उसको भी ये सारी बातें बताती है। तो वो भी नॉर्मली लेती है, बोलती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आज के समय में, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा ज़्यादा सोचो मत और पढ़ाई पर फोकस करो। तो वो कहती है हाँ शायद मैं सोच ही रही हूँ ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सब होता है। उसके बाद वो घर आती है, घर आकर के अपनी मम्मी से अपने कॉलेज की बातें करती है, पूरा दिन की बातें होती हैं सारी, नाश्ता वास्ता करती है। शाम हो जाती है तो उसके बाद अपने रूम में जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसे अपनी सबसे पहले तो पेंटिंग की याद आती है। तो पेंटिंग की तरफ देखती है तो दीवार पे वो पेंटिंग नहीं होती है। अब वो चौंक जाती है, नीचे देखती है तो पेंटिंग नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पर। अब वो ये सोचती है, अपनी मम्मी को बुलाती है कि मम्मी मेरी पेंटिंग नीचे कैसे गिर गई? तो मम्मी बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो कोई रूम में आया नहीं, तो ये हवा से गिर गई होगी, हो सकता है हवा से गिर गई होगी। तो देखा तो खिड़की भी बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था, तो फ़ैन भी ऑफ था, तो ये पेंटिंग गिरी कैसे? लेकिन जब मम्मी ने बोला हो सकता है गिर गई होगी, उसकी कील सही नहीं लगी होगी, ऐसा कुछ बोलती है, तो सोचती हो सकता है ऐसे गिर गई होगी। ऐसा सोच के वो पेंटिंग को उठाती है और फिर से लगा देती है। उसकी मम्मी बोलने वाली ही होती हैं कि बेटा ये पेंटिंग में तो कुछ बना हुआ नहीं है, उसके मन में ये बात थी, लेकिन वो बातों में उलझा देती है, अपने कॉलेज की बातों में, और ये सारी बातें करती रहती है। तो उसकी मम्मी नहीं बता पाती हैं कि ये पेंटिंग में कुछ नहीं है, और ज़्यादा सीरियस नहीं लेती इस बात को। तो बात यहाँ से ख़त्म हो जाती है और उनकी मम्मी वहाँ चली जाती हैं किचन में, और ये अपने रूम में साफ़ सफाई करती है थोड़ा सा, और बेड पे जैसे ही बैठती है कि अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, रात हो रही है और फिर डिनर का समय हो जाएगा। तो 9 बजता है, वो पढ़ाई कर रही होती है, तब तक मम्मी बुलाती हैं कि बेटा डिनर कर लो आके।
तो वो डिनर करने के लिए रूम से जाती है और डिनर करके जैसे ही रूम में आती है, क्योंकि पहले वो साफ़ सफाई करके गई थी, लेकिन जैसे ही रूम में आती देखती पूरा रूम गंदा पड़ा था, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। अब ये देख करके तो वो और गुस्सा हो जाती है। ये कहती आखिर मेरे रूम में ऐसा किसने किया है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। गुस्सा होती है लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने सफाई की, मम्मी को बताया भी, तो मम्मी ने बोला कि कोई तुम्हारे रूम में गया ही नहीं तो गंदा कैसे करे होगा, तुम ही ने कुछ किया होगा। तो लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, अपने रूम की सफाई करती है और फिर से तब तक 10 बज चुका था। वो अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते कब 12 बज गया उसको पता ही नहीं चलता है। और अचानक से उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसके बगल में कोई खड़ा है। अब वो पढ़ रही थी इतना मन लगा करके, और अचानक से उसको लगता है उसके बेड के किनारे कोई खड़ा है। अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़ कर के देखे। और इतना ज़्यादा डर कि पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है और कैसे देखे पीछे। अचानक से लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो देखती है पीछे, तो पीछे कोई भी नहीं रहता है। और खिड़की खुली हुई थी तो हवा चल रही थी, तो खिड़की की आवाज़ आ रही थी। वो उठती है, जल्दी से खिड़की बंद करती है और बंद करके फिर बैठ जाती है पढ़ने के लिए। तभी उसको लगता है उसके बेड की दूसरी तरफ कोई बैठा है, क्योंकि बैठने से जो सिलवटें पड़ती हैं बेड पे और गद्दा दबा हुआ था, तो उसे लगा कि कोई बैठा है। अब ये चीज़ उसको थोड़ा अजीब लगती है और परेशान होती है। वो जल्दी से अपनी बुक्स बंद करती है और टाइम देखती है तो 12 बज चुका था, 12 से ज़्यादा हो रहा था। वो डरने लगती है थोड़ा सा और अपनी बुक्स बंद करती है और रख देती है और लेटती है कि अब सोने की कोशिश करते हैं, ये शायद मैं ज़्यादा थक गई होंगी इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। वो लेट जाती है, सोने की कोशिश करती है और आज लाइट नहीं बंद करती रूम की, क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो टेबल लैंप उसने जला के रखा हुआ था, वही जल रहा था और रूम की लाइट ऑफ थी, तो काफ़ी रोशनी थी रूम में। तो तभी उसको लगता है कि उसके दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है और उतना ही लंबा 6-6.5 फुट का आदमी था वो, और उसका पहनावा वैसा ही था जैसा कि उस पेंटिंग में था। ये देख करके थोड़ा सा ये और डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान पेंटिंग में है, ठीक सामने ऊपर पेंटिंग रंगी थी, उसको वो वहाँ नहीं दिख रहा था और वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अब ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये आँख बंद करती है लेकिन जब खोलती है फिर भी उसको वो वही दिख रहा था। ये उठ के बैठ जाती है और जब लाइट ऑन करती है अपने रूम की, तब रूम में कोई भी नहीं था। उसके बाद उसे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। वो अपने कान बंद करती है क्योंकि आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो वो परेशान हो जाती है, अपने कान बंद करके वही जमीन पर बैठ जाती है। तब उसको लगता है उस समय पर कि उसके पास बैठ करके कोई उससे कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। अब ये सुन के तो उसके और होश उड़ जाते हैं और ये गुस्से में इधर उधर दौड़ने लगती है और डर भी लगता है उसे बहुत ज़्यादा, और दरवाजे की तरफ जाती है। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा नॉक करती है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ मचाती है, लेकिन शायद वो आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही थी। वो इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे रूम में दौड़ रही थी, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं था। और उधर से वो जो आदमी था उसकी हंसने की आवाज़ें इतनी तेज़ आ रही थी कि वो और ज़्यादा परेशान हो रही थी। जब पूरी रात ये सिलसिला उसके साथ होता है, सुबह को जब 4 बजता है, 4 बजे तक उसके साथ यही सिलसिला रहता है। एक तरह से वो पागल जैसी हो गई थी, पूरे रूम में चिल्ला रही है, दौड़ रही है, इतना परेशान हो रही है। वो आवाज़ें तेज़ ही होती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई। अंत में वो एकदम बेहोश हो गई थी, अपने दरवाजे के पास ही वो लेटी हुई थी। नॉक करते करते वो थक गई थी दरवाज़ा। तो जब सुबह होती है तो मम्मी उनकी 4:30 बजे उठ जाती हैं, उठ के सीधे इसके रूम में आती हैं जगाने के लिए कि पढ़ने के लिए शायद उठेगी रितु। तो जैसे ही दरवाज़ा नॉक करती हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ ही था
जैसे ही थोड़ा धक्का देती हैं दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो पूरा दरवाज़ा खुल नहीं रहा था क्योंकि रितु ज़मीन में ही लेटी हुई थी। तो जैसे ही उनकी मम्मी देखती हैं तो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर आती हैं और उसको उठाने की कोशिश करती हैं। सोचती हैं पहले कि शायद ये यहीं सो गई या कुछ क्या हुआ है, तो जगाने की कोशिश करती हैं, उसको होश नहीं आता है। तो दौड़ के जाती हैं, उसके पापा को बुलाती हैं और पापा भी आते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको ऐसी कोई बीमारी पहले से थी या मतलब कुछ है इसको मेंटली या कोई प्रॉब्लम है। तो सब लोग बोलते हैं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, कोई टेंशन भी नहीं है इसको। वो लोग चेकअप करते हैं, फाइनली उसको होश तो आ जाता है, लेकिन वो होश में भी थी लेकिन बेहोश ही समझो, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही रितु ने आँख खोली, उसको बेड में अपने हॉस्पिटल में सामने वही आदमी खड़ा हुआ दिखता है। अब वो इस डर की वजह से आंखें भी नहीं खोल रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, और वो हंस रहा था। किसी और को नहीं दिख रहा था, सिर्फ रितु को ही दिख रहा था। रितु इतना ज़्यादा डर रही थी। सब लोग परेशान थे, आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। डॉक्टर्स ने बोला शायद ये इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसको मेंटल हॉस्पिटल आप लेकर जाओ। लेकिन इनके पापा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि मेंटल हॉस्पिटल क्यों ले जाएं, क्योंकि मेरी बेटी अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, एक दिन में कोई ऐसे नहीं हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि किसी और से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तब तक इसी हॉस्पिटल में इसका इलाज चलने देते हैं। तो वो जब घर आते हैं तो पास के ही एक मंदिर के पुजारी थे जो कि उनके घर के सामने से निकल रहे थे। तो इन्होंने सोचा लाओ इनसे पूछते हैं, जो भी उनके मन में आया अचानक से उन्होंने पूछ दिया। बोले कि उन्होंने वैसे भी वो पहचानते थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आप परेशान क्यों हो। तो उन्होंने सारी बात पंडित जी से बताई। तो पंडित जी ने बोला कि आप मुझे पहले तो बिटिया से मिला दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो पंडित जी जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसको देखते हैं, पहले तो उस हॉस्पिटल में उसके बेड के पास ही उनको अजीब सा महसूस होता है। तो वो तुरंत बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, आप बिटिया को यहाँ से ले चलो। तो उन लोगों ने डिस्चार्ज करवाया और वहाँ से घर लेके आते हैं। जब घर लेके आते हैं तो उसको वो देखते हैं अच्छे से और बताते हैं इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है जो कि बहुत ही तेज है और वो इसे यहाँ से ले जाना चाहता है। तो आपकी बेटी को बचाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन ये हुआ कैसे, इनके पापा पूछते हैं आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे बचाना चाहता हूँ और जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। तो पहले तो पंडित जी बोलते हैं कि इसका रूम कहाँ है, जिस रूम में ये सब हुआ है मुझे वो दिखाओ। रूम में ले जाते हैं तो देखते हैं वो जब पूरा रूम चेक करते हैं उसे और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो जो खाली कैनवास टंगा हुआ था, वो कैनवास की तरफ पंडित जी जब देखते हैं तो उनकी माँ से पूछते हैं ये खाली कैनवास क्यों टंगा है। तो उनकी माँ बोलती हैं कि मैंने भी पूछा था अपनी बेटी से खाली कैनवास क्यों है, तो उसने बताया था कि ये एक पेंटिंग है जो कि बहुत अच्छी है, उसकी फेवरेट थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि उसमें कुछ बना हुआ नहीं है, प्लेन है वो। तो पंडित जी बोले कि हो ना हो लेकिन इसी पेंटिंग की वजह से ये सब हुआ है। ये कब आई, उन्होंने बताया कि जिस दिन आई है उस दिन भी बताया था रितु ने, रात में उसे डर लगा था और उसके बाद से ही 2 दिन हो गए हैं और आज तीसरा दिन है जो कि रितु के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पंडित जी ने बोला सबसे पहले तो इस पेंटिंग को यहाँ से निकालो और निकाल के इसे ले चलो। तो पंडित जी वो पेंटिंग को निकालते हैं और निकाल के खुद ही उसे मंदिर में ले जाते हैं। और मंदिर में जैसे ही वो उसे ऊपर ले जा रहे थे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़े हैं, तभी सबने देखा, कोई झूठ नहीं होगा इसमें, उस खाली कैनवास से खून की बूंदें गिर रही थी। मतलब आप सोचिए कि खाली कैनवास वाइट कलर का, उसमें रेड कलर का खून निकल रहा है। ये सब देख के सभी चौंक जाते हैं, ये ऐसा कैसे है। उसे वहीं पर फेंक देते हैं नीचे और पंडित जी तुरंत दौड़कर जाते हैं, अंदर से पवित्र जल लेके आते हैं और उस कैनवास पर डालते हैं। जैसे ही वो जल डालते हैं वो कैनवास वहीं पर जल जाता है। ये सभी लोग देखते ही रहते हैं और देखते ही दंग रह जाते हैं। रितु भी
साथ में थी, उसे होश नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनके मम्मी पापा उनको संभाले हुए थे। जैसे ही वो पेंटिंग जलती है, ऋतु एकदम से आंखें खोल देती है और उसके शरीर में जैसे एक एनर्जी सी आती है, वो सीधे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो सब लोग, उनके मम्मी पापा लोग, सब लोग खुश होते हैं। उससे पूछते हैं, बेटा ऐसा क्या हुआ था और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो दौड़ के जाती है मंदिर में अंदर, हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ उनके पैरों में गिरती है भगवान के और उनसे बोलती है कि भगवान मेरी रक्षा करो, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ कर दो। पंडित जी बोलती हैं, बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम ठीक हो, जो तुम्हारे साथ था अब वो जा चुका है, तो ऐसा अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो एक कलावा बांधते हैं उसके हाथ में और टीका लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान की पूजा करते रहना। और फाइनली वो कैनवास वाला भूत उसका पीछा छोड़ देता है। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, उस वजह से वो पेंटिंग उसकी फेवरेट थी, लेकिन उसने अपनी माँ को बताया कि माँ वो खाली कैनवास नहीं था, उसमें एक फ़िगर बना हुआ था और वही फ़िगर मुझे दिखता था सब जगह पे। अब ये सब तो सुन के उनकी मम्मी भी परेशान होती हैं कि मुझे क्यों पता नहीं चला, मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ उसे ये लगा कि वो लड़का जिससे उसने पेंटिंग ली थी, आखिर वो कौन था। उसने अपना नंबर दिया था। वो तुरंत फ़ोन मांगती है अपने पापा से, बोलती है कि मैं उनको फ़ोन मिलाती हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जैसे ही उसका फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन अनरीचेबल आता है और वो नंबर शायद कोई नंबर था ही नहीं। तो ये सब देख करके सब और घबरा जाते हैं, आखिर फिर वो लड़का ही कौन था, ये तो अभी तक नहीं पता चला किसी को। लेकिन फाइनली अब वो ठीक थी, ऋतु ठीक थी। ज्योति से भी बात होती है तो ज्योति भी आश्चर्य में आ जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे भी पता नहीं चला। तो फाइनली आज सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी वो डर जाती है, वो सब सोच करके, जब उसके साथ ये सब हो रहा था उस वक्त को सोच करके बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।